चलिए सभी प्यारे व्यूअर्स का अगेन वेलकम है। सेकंड क्लास है अपनी सीरीज़ की लिटिल पैकेज बिग सरप्राइजेस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस क्लास को अपन ने एक ऑल राउंड क्लास बनाने की कोशिश की है। इस सीरीज़ में 10 से 12 क्लासेस करेंगे। होपफुली ये 10-12 क्लासेस जो हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्रैश कोर्स की तरह होंगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स, साथ ही साथ ग्रामर के रूल्स अलोंग विद देयर प्रैक्टिस अपन इंक्लूड करने वाले हैं। आर्टिकल की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, जैसे आप देख रहे हैं 2-3 जो है पैराग्राफ्स का ये आर्टिकल है, लेकिन इसमें इतने सारे आपको लेसन्स मिलेंगे कि आधे घंटे में आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू करें क्लास को। चलिए ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देना। मेहनत करके एक क्लास जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। आपके प्यार से इस सीरीज़ को फटाफट अपने को फिनिश करना है। चलिए, छोटा सा आर्टिकल है, 10 से 12 इसमें सेंटेंसेस मिलेंगे, टिपिकली जो आपको एग्जाम में मिलते हैं मेंस लेवल के। पढ़ने में मुश्किल लगेगा, फुल ऑफ लेसन्स हैं और ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपके पास ढेर सारे, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। लगभग 10-11 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लें आप टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करें योर इंग्लिश ट्यूटर। यहाँ पे आपको ये सुबह 7 बजे पीडीएफ मिल जाती है। अब आपका आधा मिनट और लूँगा। टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल ऑनगोइंग है, 3 दिनों के लिए फ़ायदा आप इसका ले सकते हैं। अल्ट्रा लो प्राइसेस हैं, 1 रुपया से भी कम डेली कॉस्ट पे आपको मॉक टेस्ट पास मिल जाता है 1 साल के लिए। 70,000 मॉक टेस्ट इसमें कवर्ड होंगे। फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, इस मॉक टेस्ट पास में आपको उसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रो वर्जन है मॉक टेस्ट पास का, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चाहे आपको रेगुलर लेना हो चाहे प्रो वर्जन में लेना हो, लो प्राइसेस पे लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, लिंक आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का। नॉर्मल पास 299 रुपये का दिखाएगा, इस पे आपको लगा लेना कूपन YT10। जैसे ही इसको आप अप्लाई करेंगे कॉस्ट घट के हो जाएगी रिड्यूस होके 269 रुपीज़। प्रो वाला वर्जन जो है वो आपको दिखाएगा 349 का, इस पर भी आप कूपन लगाएंगे YT10। अगेन आपकी कॉस्ट जो हो जाएगी 314 रुपये विद यूजिंग दिस कूपन। अच्छा, लिंक जो है कमेंट सेक्शन में, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। चलो शुरू करें। कह रहा है जी, द एथोस ऑफ द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क और ESG आर फार फ्रॉम नॉवल। अजीब अजीब से वर्ड्स है ना। कह रहा है जो एथोस हैं, एथोस क्या होते हैं? देखिए एक वर्ड सुना होगा आपने, एथिक या एथिक्स, उसी से ही कुछ वर्ड मिलता जुलता है एथोस। एथोस का मतलब होता है एथिक्स जो किसी चीज़ से जुड़े हों, स्पेशलाइज्ड फील्ड से। जैसे एथोस हो सकते हैं टीचिंग प्रोफेशन के, एथोस हो सकते हैं एक स्टूडेंट की पढ़ाई के। वो सेट ऑफ रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जो आइडियली आपको फॉलो करने चाहिए किसी खास सिचुएशन में। कह रहे जो एथोस हैं, जो सेट ऑफ रूल्स है इस ESG नाम के फ्रेमवर्क का, जिसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। कह रहे ये सभी एथोस जो है ना, ये हैं फार फ्रॉम नोवल। नोवल का मतलब आप जानते हैं जो नूतन हो, नवीन हो, न्यू हो, इनोवेटिव हो। और फार फ्रॉम का मतलब होता है काफ़ी दूर। तो एथोस जो है ना ESG के, ये नए नहीं है, ये काफ़ी पुराने हैं। ग्रुपिंग का नाम नया है, ESG क्या भी आपको बता देंगे, लेकिन इस ग्रुपिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम पहले से ही जानते हैं। आई बात समझ में? एथोस आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। चलो, फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा या सिस्टम। ESG एक फ्रेमवर्क है, एक गाइडलाइंस है, जिसमें कंपनीज को ये बताया जाता है कि आपको व्यापार कैसे करना है। आपको अपनी सोशल जो और एनवायरमेंटल ड्यूटी है उसको निभाते हुए व्यापार करना है। चाहे आपका नुकसान ज़्यादा हो जाए या प्रॉफिट्स कम हो जाए, लेकिन नेचर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ESG जो है हर कंपनी अपनाती जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक सवाल आपसे यहीं पूछ लेते हैं, बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक्चुअली यहाँ आर नहीं आना चाहिए, यहाँ इज आना चाहिए। एथोस लिखा हुआ है ना, पीछे एस आ रहा है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए। अब मान लो ये CGL का एग्ज़ाम है आपका, या मेंस का SSC का एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है, तो आप मुझे बताओ इज क्यों लगेगा, आर क्यों नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, अभी आपको डिटेल में करवाएंगे। कह रहे द अंडरलाइंग principles of reverence for the environment, adherence by societal norms, and sound governance structures have deep historical roots। कह रहा है इस ESG जो ग्रुप है या गाइडलाइंस हैं,
कह रहे हैं इसके जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं या जो एथोस हैं, अंडरलाइंग मतलब जो अंडर में लाई कर रहे हैं, जो इस ग्रुप की नींव में रखे हुए हैं। तो कह रहा है इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, रूल हैं, वो है रेवरेंस के यानी रिस्पेक्ट के। और रेवरेंस किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। और जो प्रिंसिपल्स हैं अडीरेंस के, अडीरेंस का मतलब होता है सख्त तौर पे पालना, पूरे अच्छे तरीके से किसी रूल को फॉलो करना। तो अडीरेंस है सोसाइटल नॉर्म्स की, समाज के सभी कानूनों की। और साउंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की। देखिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे सरकार चलाई जाती है ना, आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इस तरह की सभी प्रणालियां जिससे सरकार जो है जिसके ऊपर टिकी हुई है। कह रहे हैं जी मजबूत यानी साउंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के ये सभी प्रिंसिपल जो है ना, इनकी डीप हिस्टोरिकल रूट्स है, ये हिस्ट्री में बहुत पुराने हैं, जड़ें बहुत गहरी हैं। समझ पाए? सेंटेंस थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको इसके भावना समझनी है। लेवल बहुत अच्छा है आर्टिकल का, हर बच्चे के खुद से समझने के बस का नहीं है, इसीलिए क्लास को ले रहे हैं। ईएसजी ग्रुप के जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है ना, वो इस 3 तरह के हैं। पर्यावरण के लिए रिस्पेक्ट, समाज की रीति रिवाजों के लिए अडीरेंस यानी उनकी पालना, और सरकारी जो स्ट्रक्चर हैं जिस पे सरकार चलती है उन स्ट्रक्चर्स का साउंडनेस, उनकी मजबूती। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इस ग्रुपिंग के, ये पुराने हैं, आदि अनादि काल से चलते आ रहे हैं, आज के नहीं हैं। चलिए ग्रुपिंग नहीं हो सकती है लेकिन प्रिंसिपल सभी पुराने हैं। प्रिंसिपल्स आपका सब्जेक्ट है, हैव इसकी वर्ब है। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, किसी के लिए डीप रिस्पेक्ट, है ना। अडीरेंस का मतलब होता है सख्ती से पालना किसी चीज़ की, किसी कानून की, किसी रूल की, किसी नॉर्म की। साउंड मतलब मजबूत। चलिए सेंटेंस में एक एरर है, आपने पकड़ ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं पकड़ी है समझा देते हैं, एक आपको चांस दे रहा हूँ, तो पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। देखिए 3 वर्ड्स हैं, अडहियर, अबाइड और कंप्लाई। तीनों वर्ब्स हैं और इन्हीं वर्ब से नाउन बनता है अडहियरेंस, अबाइडेंस और कंप्लायंस। लिख दूंगा यहाँ, चलो लिख देता हूँ। अडहियर वर्ब है ADHERE, इससे बना है अडहियरेंस। अबाइड एक वर्ब है ABIDE, इससे बना है अबाइडेंस। कंप्लाई एक वर्ब है COMPLY, इससे नाउन बना है कंप्लायंस। इनके बाद के प्रेपोजिशन फिक्स्ड हैं तो फिक्स्ड रहेंगे। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या है जी? अडहियर के बाद लगता है टू, अबाइड के बाद लगता है बाय, कंप्लाई के बाद लगता है विद। तीनों का मतलब है सख्ती से किसी चीज़ की पालना करना, किसी कानून को फॉलो करना। अब इनकी नाउन फॉर्म भी यही प्रेपोजिशंस लेती हैं, एक बार बोल लोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे। अडहियर टू, कंप्लाई बाय, अबाइड बाय और कंप्लाई विद। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो फिर भाई साहब अडहियरेंस के बाद का बाई दिखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अडहियरेंस, अडहियरेंस टू, सिंपल फॉर्मूला है ना। 3 वर्ड्स हैं, तीनों का मीनिंग सेम है, अडहियर, अबाइड, कंप्लाई। तीनों का मतलब है सख्ती से किसी रूल को फॉलो करना। आई अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड कंप्लाई विद द लोकल लॉ, यू शुड अडहियर टू द स्कूल रेगुलेशन। समझ पा रहे हैं ना? इन्हीं से नाउन बने हैं। प्रेपोजिशन इन नाउन्स के भी ये रहेंगे, अबाइड लगे तो बाय लगाओ, कंप्लाई लगे तो विद लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्विज में पूछा गया आज के, कह रहा है जी मैनी हैव एम्ब्रेस्ड दीज टेनेट्स कॉन्शियसली आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मदर नेचर। कह रहा है ये सारे प्रिंसिपल जो हैं, इन प्रिंसिपल्स को, इन टेनेट्स को, टेनेट्स और प्रिंसिपल एक ही बात है, रूल, डोगमा, प्रिसेप्ट, डॉक्ट्रिन, है ना, और टेनेट्स। कह रहा है ये सारे प्रिंसिपल, सारे कानून, सारे नियम बहुत लोग इम्ब्रेस कर चुके हैं। इम्ब्रेस करना यानी किसी चीज़ को ब्रेस में लेना, गले लगाना, किसी चीज़ को अपना लेना। और कैसे अपनाया इनको? इनको अपनाया है कॉन्शियसली। कॉन्शियस मतलब आपका मॉरल, नैतिकता, हिंदी बोलते हैं नैतिकता, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉरल स्क्रूपल्स, है ना, जो सही है गलत है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, नेचर का ध्यान रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सभी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो हर देश में, हर नेचर और हर रिलीजन में आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इन सारे टेनेट्स को, ऊपर वालों को कॉन्शियसली जो है अपनाया हुआ है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के अपनाया हुआ है। और अपनाया है मदर नेचर के लिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट, प्रकृति के लिए रिस्पेक्ट के तौर पे, और इवन आउट ऑफ फियर ऑफ फेसिंग रेपरकशंस। और यहाँ तक कि इस फियर से अपनाया हुआ है जो है फेस करने का रेपरकशंस को, दुष्परिणामों को। अगर अर्थ को बिगाड़ोगे तो अर्थ आपसे बदला लेगी, है ना, नेचर से खेलोगे तो नेचर आपसे खेलेगी। तो इस फियर के कारण भी कुछ लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है।
मैनी सब्जेक्ट है, हैव इम्ब्रेस्ड इसकी वर्ब है। इम्ब्रेस करना अभी आपको समझाया, किसी चीज़ को गले लगा के अपना लेना। इम्ब्रेस, स्पाउस और अडॉप्ट तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। स्पाउस कौन होता है? आपकी बीवी या आपका हस्बैंड। समझ पा रहे हैं? किसी को स्पाउस कर रहे हैं तो मतलब उस विचार को या उस इंसान को या उस चीज़ को अपनी बीवी या अपना पति बना करके आप गले लगा रहे हैं। समझ पाए ना? तो इम्ब्रेस या स्पाउस करना किसी इंसान को नहीं, किसी विचार को भी किया जा सकता है। इनका बिल्कुल उल्टा होता है एलिनेट करना, किसी चीज़ को परे करना, अपने आप से एलियन बना के दूर कर देना। टेनेट का मतलब होता है प्रिंसिपल, डोगमा, रूल, है ना। टेनेट वर्ड को टेनेंट वर्ड से कंपेयर करके देखो, ये लिखा हुआ है TENET, ये लिखा हुआ है TENANT। टेनेंट होता है किराएदार, एक आदमी जो भूमि पे, लैंड पे, प्रॉपर्टी पे रहे किराया दे करके। दोनों अलग वर्ड्स हैं, अपनी अपनी जगह पे यूज होंगे। कॉन्शियसली ये वर्ड जो है ना, ये बना है कॉन्शियस से। कॉन्शियस देखो स्पेलिंग इसकी CON और बाद में लिखा हुआ है साइंस। साइंस की स्पेलिंग तो आती है ना भाई, साइंस के साथ में कौन लगाया है, तो कौन साइंस बोल दो और सही प्रोनाउंसिएशन है कॉन्शियस। तो कॉन्शियस मतलब आपकी अंतरात्मा की आवाज़, मॉरल प्रिंसिपल्स और स्क्रूपल्स। और कॉन्शियस जो नाउन है उसी से आपने कॉन्शियसली नाम का एडवर्ब बनाया हुआ है, जिसमें आप कॉन्शियस को यूज़ करें। समझ गए? नाउन से एडवर्ब को यूज़ किया गया बना करके। चलिए और आगे बढ़ेंगे। रेपरकर्शंस का मतलब होता है दूरगामी परिणाम, जो है लॉन्ग लास्टिंग जो है कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ काम आज हुआ जिसके आपको नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं 2 साल 3 साल, तो वो काम के जो नतीजे हैं 2 साल 3 साल वाले, वो रेपरकर्शंस कहलाएंगे, फार फेचेड कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं। रेपरकर्शंस की स्पेलिंग देख लेना। स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ, स्पेलिंग एरर को यहीं से सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो। रैपर, रैपर प्लस में कशंस, ब्रेक कर दो ना। जो स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो रही, ब्रेक कर दो, रैपर और साथ में कशन। बढ़े आगे। कह रहा है हैड दिस बिन नॉट सो द वर्ल्ड वुड बी इन केओस। कह रहा है अगर ऐसा ना होता, हैड दिस बिन नॉट सो, तो दुनिया जो है केओस में होती, अराजकता में होती, डिसऑर्डर में होती। केओस का मतलब आप जानते हैं, टर्मोइल, अनार्की, मेहम और अपहीवल। चलिए अब आएंगे अपने उस कॉन्सेप्ट पे जो मैंने ऊपर छोड़ा था। एथोस के साथ में आर का इस्तेमाल क्यों गलत है और इज क्यों लगाया जाना चाहिए। देखो ध्यान से, ये सारे वो वर्ड्स हैं अंग्रेजी में जिनके पीछे जो एस आता है ना, ये एस आपको मिसलीड करने वाला है। कैसे? जैसे गेम है बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, सिंगुलर नाउन है, पीछे एस देख करके आपको लगेगा प्लूरल है। नहीं भाई साहब, ये तो सिंगुलर है। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान देने हैं। बीमारियां हैं एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़, चारों के पीछे एस आ रहा है, लेकिन बीमारियां तो सिंगुलर है ना। फिर ये सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, पीछे कितने भी एस लगा दो, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। गेम्स आपको बता दिए। फिर कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, शैम्बल्स, मीन्स, केओस और एथोस। पीछे ऐसा लगा हुआ है लेकिन इनसे मिसलीड मत होना। एथोस का मतलब है ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स, जो अभी आपको मैंने बताया था, हमेशा सिंगुलर होगा। केओस का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर, हमेशा सिंगुलर होगा, है ना, अनकाउंटेबल नाउन है ये। मीन्स, जब पीछे एस लग जाता है तो मीन्स का मीनिंग होता है किसी काम को करने का जरिया। एजुकेशन इज अ मीन्स टू प्रोस्पेरिटी। एजुकेशन एक जरिया है प्रोस्पेरिटी का, संपन्नता का, या संपन्नता को पाने का। तो मीन्स है, अ मीन्स लिखेंगे, ना कि अ मीन लिखेंगे। मीन्स वर्ड अपना एक अलग वर्ड है। शैम्बल्स जो है केओस का ही सिनोनिम है, ये अपने आगे हमेशा अ लेगा, अ शैम्बल्स। क्वेश्चंस कुछ बना के देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। द कंपनीज वर्क एथोस इज या आर एम्प्लॉय फ्रेंडली। कंपनी के जो वर्क एथोस हैं, काम से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स का जो सेट है, वो एम्प्लॉय फ्रेंडली है, कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा है। तो कंपनी के जो भी रूल्स है ना, एम्प्लॉयज़ को वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके हिसाब से हैं। एथोस वर्ड को देखा, आप हो गए कंफ्यूज, पीछे एस लगा हुआ देखा, आपने आर लगा दिया। यहीं तो गेम बजाएगा सारा, आपका एग्जामिनर इसी पे गेम बजाएगा सारा। वो यही चाहता है कि आप आर लगाएं, लगाना है आपको इज। ठीक है, एथोस, एथोस। ऑल द ensuing chaos has या have a big part to play in the stock market crash। सारी के सारा जो ensuing chaos था, ensuing का मतलब होता है रिजल्टेंट, परिणाम स्वरूप आने वाला। chaos का मतलब होता है अराजकता। तो सारी की सारी जो अराजकता थी, जो परिणाम स्वरूप इस घटना के आई, जो भी घटना थी,
कह रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, पार्ट था, प्ले करने में भूमिका थी स्टॉक मार्केट के क्रैश में। केओस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनफैक्ट ये सिंगुलर भी नहीं होता, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, हैज। लास्ट वाला सेंटेंस आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। हंटिंग इज अ मीन या मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज इन द जंगल। शिकार करना एक मीन या मीन्स ऑफ सर्वाइवल है बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, आदिवासियों के लिए जंगल में। इजी है, समझ आ रहा है? लिखना कमेंट्स में सर समझ आ गया। डाउट हो तो वो भी बताना, कभी कभी कुछ चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ, फिर कमेंट्स में उनको अपने डिस्कस कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलो। यहाँ पे मिक्स्ड कंडीशनल का इस्तेमाल किया गया लास्ट वाले सेंटेंस में। आज इस क्लास में नहीं करवाऊंगा, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, फिर किसी क्लास में कंडीशनल्स को पकड़ेंगे। कह रहा है जी ESG प्रूव्स टू बी एडवांटेजियस फॉर बिजनेसेस एंड प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। कह रहा है ESG जो है ना वो प्रूव्स होता है, साबित होता है, होने वाला, टू बी बहुत ही गुणकारी, बहुत ही फेवरेबल या एडवांटेजियस। और किसके लिए? सारे व्यापारों के लिए। ये बड़ा अच्छी चीज़ है कोई भी व्यापार अगर ESG को अपनाए तो। और ये प्ले करता है एक इनडिस्पेंसिबल रोल को, एक ऐसे रोल यानी भूमिका को जिसको डिस्पेंस नहीं किया जा सकता। डिस्पेंस विद करना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को ठिकाने लगाना। तो इसका एक बहुत ही ऐसा रोल है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते पूरी दुनिया के शिफ्ट में, बदलाव में जो आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ। समझ गए? ESG की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है प्रूफ्स और दूसरी वर्ब है प्लेज। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब्स लेके बैठा है। इनडिस्पेंसिबल मतलब जिस चीज़ से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। जैसे आज के टाइम में पढ़ाई इनडिस्पेंसिबल है। अनपढ़ आदमी चाहे कितने भी पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा नेता बन जाए, सोशल मीडिया जो है उसको उसकी जगह दिखा देती है ना। चाहे नेता हो, बिजनेसमैन हो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं एजुकेशन इज़ इनडिस्पेंसिबल इन टूडेज टाइम्स। चलिए ये सारे वन वर्ड्स देख लेना। समथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, ऐसी चीज जिससे छुटकारा ना पा सके, इनडिस्पेंसिबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसी चीज जिसको रिवर्स ना कर सके। दूध का दही बन गया, आप दही का दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल है, ठीक है। कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इरिवर्सिबल। समथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड, जो समझाया ना जा सके, इनएक्सप्लिकेबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड, ऐसी चीज जिसको डिनाई ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके, मतलब अनडिनाइबल, इररिफ्यूटेबल और इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। भारी भरकम वर्ड्स हैं, 2-3 बार हो चुके हैं पिछले 10 दिनों में, इसलिए बार बार एक एक वर्ड को ब्रेक नहीं करूंगा। डिनाइबल में डिनाई आ रहा है, रिफ्यूटेबल में रिफ्यूट आ रहा है, कॉन्ट्रोवर्टिबल में कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है। तो जिस चीज़ पे कुछ खंडन नहीं हो सकता, जिस चीज़ को आप मना नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते, अपने आप ही उसको डिनाई, रिफ्यूट या कॉन्ट्रोवर्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। ऐसे वर्ड आप पकड़ सकते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, ऐसी चीज़ जिसको मिटा ना पाए, जैसे कोई स्याही है तो इनडेलेबल। समथिंग हु कैन नॉट बी ब्लेम्ड, ऐसा आदमी जो सारे दोष आरोपों से मुक्त है, जिस पे कोई भी ब्लेम डाला ही नहीं जा सकता। इररिप्रोचेबल और इररेप्रीहेंसिबल, समझे? जैसे कोई बड़ा नेता है, कुछ गलत काम कर देगा तब भी उसके खिलाफ FIR नहीं होगी, तो वो इररिप्रोचेबल पर्सन है। आपको पकड़वा करके उस आदमी पे ब्लेम लगा के प्रूव करना बड़ा ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इररिप्रोचेबल। चलिए, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड और रिपेयर्ड, ऐसी चीज जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, जिसको सही नहीं किया जा सकता है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। इररिकवरेबल, इररेपरेबल और इररिट्रीवेबल। रिट्रीव करना यानी भरपाई करना, रिकवर करना, दोनों एक ही बात होती है, दोनों वन वर्ड सिनोनिम्स है। लास्ट देखना, समथिंग दैट कैंट बी रेकनसाइल्ड। देखिए रेकनसाइल का मतलब होता है मिलान करना, चाहे तो दो बिछड़े दोस्तों में, चाहे किसी हिसाब को मिलाना, चाहे किसी रिश्ते को मिलाना, रेकनसाइल करना। समझ पा रहे हैं? दो चीज़ों को आपस में मिलाना जो आज ना मिल पा रही हों। दो दोस्त हैं, झगड़े हुए हैं, उनको रेकनसाइल करवा के दोस्त फिर से बना देंगे। हिसाब किताब है जो आपका मिल नहीं रहा, आप बैठेंगे उसको मिला करके मिलाएंगे, वो भी रेकनसाइल करेंगे। तो जो चीज़ रेकनसाइल नहीं की जा सकती, इररेकनसाइलेबल। मैं आशा कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड आप पे ना हो रहा हो, ठीक है। चलो, बाकी ऑब्जेक्टिव इस क्लास का यही है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाना। आगे कह रहे हैं जी, हाउ एवर द मैनिपुलेशन ऑफ सप्लाई चेन्स एज वेल एज जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस प्रेजेंट अ पोटेंशियल थ्रेट टू इट्स इंटेग्रिटी। कह रहे बहुत अच्छी चीज़ है ये ESG सभी के लिए, लेकिन फिर भी जो मैनिपुलेशन हो रहा है ना, जो छेड़छाड़ हो रही है,
मैनिपुलेशन, छेड़छाड़, किसी चीज़ से पंगे लेना, इसके लिए एक वर्ड है मैकेनिशन। ठीक है, मैकियावेली नाम के डिप्लोमेट, इटालियन डिप्लोमेट थे जो उल्टे सीधे काम करते थे, मैकेनिशन बोलते हैं उसी वर्ड को मैकियावेली से। कह रहे हैं जो छेड़छाड़ हो रही है ना आजकल सप्लाई चेन्स के साथ में, और साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशन है, वैश्विक राजनीति से जुड़े हुए जो कंसीडरेशंस हैं, कह रहा है वो प्रेजेंट करती हैं दोनों ही चीज़ें एक बहुत ही संभावित पोटेंशियल थ्रेट को, चुनौती को, ईएसजी नाम की इस गाइडलाइंस की इंटेग्रिटी को, इसकी एकता को। सप्लाई चेन से छेड़छाड़ की वजह से और आपके जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस की वजह से, दुनिया का नेता बनूंगा, न्यूक्लियर वॉर को, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, है ना, इस तरह की जो एस्पिरेशंस हैं, इसकी वजह से ईएसजी जो है ना, इसकी इंटेग्रिटी को खतरा पहुंच रहा है। मैनिपुलेशन और जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशंस की वर्ब है प्रेजेंट। सेंटेंस में एक एरर है, ढूंढ के बताओ। ये लास्ट पैराग्राफ पूरा करेंगे फिर इस एरर को आपको बताएंगे। कह रहा है जी, इन कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स डिस्कशन सराउंडिंग ईएसजी प्राइमरली रिवॉल्व अराउंड इट्स रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल फैसेट्स। कह रहा है जी, जो कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो आजकल चल रहा हो, मॉडर्न, ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। कह रहा है और डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत, डिस्कशन या डायलॉग। कह रहा है अगर आजकल की बातचीत का रुझान देखें, डिस्कोर्स को देखें, तो जो डिस्कशन है ईएसजी को लेकर के उसके चारों ओर, वो मुख्यतः रिवॉल्व करती है, फोकस्ड होती है। रिवॉल्व अराउंड करना यानी किसी चीज़ के ऊपर फोकस होकर के गोल गोल घूमना। तो सारी डिस्कशन जो ईएसजी की है ना, वो फोकस्ड होती है इसके रेगुलेटरी और ऑपरेशनल फेसेट्स पे। ईएसजी को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे ऑपरेट करवाया जाएगा, इन्हीं पहलुओं पे। फेसेट मतलब पहलू। और ये सारा काम कैसे करती है डिस्कशन? ऑफ्टन ओवरशैडोइंग द प्रोफाउंड स्पिरिट इट एम्बॉडीज। अक्सर ओवरशैडो करते हुए, अक्सर ओवरशैडो करके आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे परछाई डाल देते हैं, उस चीज़ को नीचे ले आते हैं। तो अक्सर ओवरशैडो करते हुए, नीचे लाते हुए या इग्नोर करते हुए, परछाई डालते हुए उस बहुत ही प्रोफाउंड यानी डीप और इंटेंस भावना पे, स्पिरिट पे, जिसको ये ईएसजी नाम का ग्रुप एम्बॉडी करता है, जिसका अवतार बन के एम्बॉडी करके ये आया है। आई बात समझ में? मुश्किल है सेंटेंस? सारी बातचीत होती है ना ईएसजी पे, वो होती है कैसे लगेगा, कौन लगाएगा। ईएसजी लगेगा तो कितने फाइन आएंगे, कौन सी कंपनी को कब ईएसजी को अपनाना है, सब इसी पहलू की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, नुकसान फ़ायदे की। और इस बातचीत के अक्सर जो है दौरान वो ओवरशैडो कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं उस भावना को जिसके लिए ईएसजी बना है। ईएसजी बना है नेचर को बचाने के लिए, है ना, उसकी कोई बात नहीं करता। डिस्कशन सब्जेक्ट है, रिवॉल्व अराउंड इसकी वर्ब है, किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, रिवॉल्व अराउंड करना। डिस्कोर्स यानी बातचीत, कंटेम्प्रेरी मतलब हाल फिलहाल का, प्रेजेंट या मॉडर्न। फेसेट मतलब पहलू, आस्पेक्ट, साइड या डायमेंशन भी बोल सकते हैं इसको। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा और इंटेंस, बहुत ही तीव्र और गहरा, डीप एंड इंटेंस। स्पिरिट का मतलब होता है भावना या आत्मा, जिस आत्मा को ये एम्बॉडी करता है, जिस आत्मा को अपने अंदर लेके बैठा है, जिसका अवतार ये बन के आया है। एम्बॉडी करना यानी किसी बॉडी को धारण करना, मैनिफेस्ट करना, अवतार लेना। जैसे विष्णु जी का अवतार है, शिव जी का अवतार थे राम, समझ पा रहे ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो वो राम जी की एम्बॉडी, राम जी को एम्बॉडी करके विष्णु जी आए थे ना, अवतार लेकर के। बढ़े आगे। कह रहा है क्रिटिक्स हु स्क्रूटनाइज ईएसजी इन्वेस्टमेंट्स फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय न्यूमेरिकल कंपैरिजंस। कह रहा है वो क्रिटिक्स, वो आलोचक जो स्क्रूटनी करते हैं, जांच करते हैं ईएसजी की इन्वेस्टमेंट्स की, कैसे ईएसजी लगाएंगे, कितना पैसा लगेगा, वो अक्सर यूज़ में लेंगे, एम्प्लॉय में लेंगे न्यूमेरिकल कंपैरिजंस को, आंकड़े के कंपैरिजंस को। लगाया तो इतने पैसे, नहीं लगाया तो इतने पैसे, है ना। प्रकृति की बात नहीं करते, बस वो ये देखते हैं कि नुकसान फ़ायदा क्या होगा। और कह रहा है ये सारा काम वो पता कैसे करते हैं, ये सारा काम करते हैं जक्सटेपोजिंग देम विद नॉन ईएसजी इन्वेस्टमेंट्स एज ए बेंचमार्क। जक्सटेपोज करते हुए, जक्सटेपोज का मतलब होता है दो चीज़ों को बराबर रख के कंपेयर करना। यहाँ पे लिख दिया ईएसजी से चलने वाली कंपनी कैसी होगी, यहाँ लिख दिया नॉन ईएसजी से चलने वाली कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा, यहाँ प्रॉफिट इतना ज़्यादा होगा, यहाँ इतना कम होगा, बस यही करते रहते हैं सारा दिन। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, नॉन ईएसजी और ईएसजी इन्वेस्टमेंट को एक बेंचमार्क के तौर पे। नॉन ईएसजी को वो स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि इतना मुनाफा तो होना चाहिए, ईएसजी में देखते हैं कितना कम होगा। समझ गए? ईएसजी कुछ नहीं है, ईएसजी एक गाइडलाइंस है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है ना और आपने ईएसजी अपना लिया, तो आप कुछ ऐसा करेंगे कि फैक्ट्री से कम धुआं निकले, वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा तनख्वाहें मिले, प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में बांटा जाए,
लोगों को कुछ जो है डोनेशन करे आपकी फैक्ट्री हर साल, कुछ अच्छा अच्छा काम करे, है ना, प्रॉफिट के साथ साथ। तो ईएसजी जब भी लगता है थोड़े मुनाफे कम हो जाते हैं व्यापारियों के, इसलिए वो हमेशा मुनाफे पे ही फोकस करते रहते हैं, नेचर और समाज के फायदों पे कभी नहीं करते। मेरे ख्याल से सेंटेंस और आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा है लेकिन तगड़ा है, वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्रिटिक्स मतलब आलोचक, इनकी वर्ब है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब किसी चीज़ को यूज़ में लेना, इस्तेमाल में लेना। हु की वर्ब है स्क्रूटनाइज, हुआ है क्रिटिक्स के लिए। स्क्रूटनाइज करना यानी किसी चीज़ की जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंस्पेक्ट या एग्जामिन करना। जक्सटेपोज एक बड़ा अच्छा वर्ड है, दो चीज़ों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करने के लिए। वो आप देखते हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर, पहले मैं इतनी मोटी थी अब मैं और मोटी हो गई, है ना, वो बिफोर आफ्टर जो है वही होता है जक्सटेपोज करना, दो चीज़ों को आजू बाजू लेके कंपेयर करना। चलिए अब आ जाओ अपने क्विज पे। मेरे ख्याल से ठीक ठाक आपको लर्निंग मिल गई है। जो एक रूल यहाँ छूट गया था वो समझा देता हूँ आपको। रूल बड़ा सिंपल सा है। ये सारे जो वर्ड्स हैं देख लो ध्यान से, अलोंग विद, बिसाइड्स, असाइड फ्रॉम, एज वेल एज, अपार्ट फ्रॉम, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, विद या इन कंजंक्शन विद, इन सब का मतलब है साथ ही साथ। और ये सभी के सभी प्रेपोजिशंस हैं। वैसे एज वेल एज प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन जब ये पूरा बन जाता है ना एक नाउन के साथ में, तो ये प्रेपोजिशन का काम करता है, कंजंक्शन भी बन जाता है। मैं कहने का मतलब ये बता रहा हूँ आपको। चलो ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं ये प्रेपोजिशन का काम करते हैं, और लर्निंग ये है कि प्रेपोजिशन का अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। इन सभी वर्ड्स को सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनाना है, जो भी नाउन इनके बाद में आ रहा हो। टेक्निकली समझो इसको। इंडिया एज वेल एज टर्की इज या आर गोइंग टू बी सैंक्शनड बाय द यूएसए अंडर द कार्सा एक्ट। इंडिया साथ ही साथ टर्की के सैंक्शन किया जाने वाला है, उस पर प्रतिबंध लगने वाले हैं यूएसए के द्वारा कार्सा एक्ट में। अब हिंदी में सोचो, उर्दू या मराठी में सोचो, आपकी लोकल लैंग्वेज में किस किस पे सैंक्शन लगेंगे? इंडिया पे और साथ ही साथ टर्की पे। जब दो पे लगेंगे तो आर आ जाना चाहिए। भाई इंडिया और टर्की दोनों पे लग रहे हैं ना, तो आर गोइंग टू बी सैंक्शन होगा ना। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, जो अभी समझाई थी, एज वेल एज जो है एक प्रेपोजिशन है इस केस में। तो टर्की जो है इसका ऑब्जेक्ट है। अगर टर्की या तुर्की अगर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टर्की या तुर्की है ना, तुर्की बोलते हैं आजकल इसको, तो फिर इंडिया बन गया आपका ट्रू सब्जेक्ट। अब इंडिया के हिसाब से जो है आपकी वर्ब आनी चाहिए। इंडिया सिंगुलर है, वर्ब आएगी इस। बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इनके बाद में जो नाउन आए ना, इन सभी प्रेपोजिशंस के, उसको सब्जेक्ट का पार्ट कभी मत मानो। फिर सब्जेक्ट को अकेला छोड़ दो और उससे पूछ लो तेरी वर्ब क्या होगी। वो प्लूरल होगा तो प्लूरल आ जाएगी, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आ जाएगी। चाइनाज इकॉनमी इन एडिशन टू अदर एशियन इकॉनमीज हैज़ या हैव बीन हिट बाय द ऑनगोइंग ग्लोबल रिसेशन। चाइना की इकॉनमी साथ ही साथ दूसरी एशियन इकॉनमीज के वो हिट हो चुकी है, चोट खा चुकी है चलते हुए इस रिसेशन के द्वारा। अब कहने को तो बहुत सारी इकॉनमीज हैं, एशियन इकॉनमीज भी है और चाइना की भी है, लेकिन भाई साहब इन एडिशन टू एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है जिसमें से ले रखा है अदर एशियन इकॉनमीज। अब अदर एशियन इकॉनमीज को टेक्निकली सब्जेक्ट नहीं मान सकते। सब्जेक्ट कौन बना? सब्जेक्ट बना चाइनाज इकॉनमी, और चाइना की इकॉनमी की वर्ब होगी सिंगुलर यानी कि हैज़। कॉन्सेप्ट प्यार से समझ आया? बता दिया करो कमेंट्स में, सर आ गया समझ, या ये कॉन्सेप्ट में अभी भी दिक्कत है। फीडबैक दोगे तो कुछ मैं सामने से दे पाऊंगा ना, तो बताना पड़ेगा आपको, फीडबैक देना पड़ेगा। चलो अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाएं तो मैनिपुलेशन जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, एज वेल एज के बाद में कंसीडरेशन सब्जेक्ट नहीं बनेगा। मैनिपुलेशन की वर्ब होगी सिंगुलर प्रेजेंट्स। प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब अपने क्विज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, इस पैसेज के बेस्ट समरी क्या होगी, सेंट्रल थीम या आइडिया क्या होगा? अगर ये पैसेज आपको पढ़ाया गया है तो मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा था? मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ईएसजी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, या मैं ये समझाना चाह रहा था कि ईएसजी जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्णता क्या है, इतिहास में कितने पुराने हैं। या मैं आपसे ये समझाना चाह रहा था कि ईएसजी की इंटेग्रिटी को क्या क्या थ्रेट्स हैं। या मैं आपसे ये समझाना चाह रहा था कि क्या एथिकल और एनवायरमेंटल मोटिवेशन है ईएसजी को फॉलो करने में, क्यों लोग जो है बावले हो रहे हैं ईएसजी को फॉलो करने के लिए, उनकी अंतरात्मा और एनवायरमेंट से क्या डर रहे हैं उनको। देखो मेन थीम जो आइडिया होता है ना, जनरली वो कहाँ मिलेगा आपको? फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में। कभी कभी फर्स्ट में ना भी मिले लेकिन लास्ट में ज़रूर मिलेगा। और लास्ट पैराग्राफ में देख लो, वो यही बता रहा है कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन लोग ग्रीडी होकर के इस चीज़ को आज भी जो है ना पैसे से तोलते हैं।
फैक्ट्री में मजदूरों को ज़्यादा तनख्वाह देने से समाज में खुशहाली आएगी। इस खुशहाली पे ना फोकस करके लोग ये सोचते हैं व्यापारी कि ज़्यादा तनख्वाह देने से हम कितने कम प्रॉफिट करेंगे। तो ईएसजी को लेकर के जो थ्रेट्स हैं समाज की, है ना, पैसे से जो फ्यूल होती हैं, उन थ्रेट्स को जो है इस आर्टिकल में बताया गया। ऊपर तो ये बताया कि ये बड़ी पुरानी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, लास्ट में बताया कि लोग जो हैं आज भी बड़े, समझ गए ना, बदमाश लोग हैं, ऐसी चीज़ें नहीं समझते। चलो, अगर इसको ध्यान से समझोगे तो सेंट्रल थीम समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में बताया गया ईएसजी की इंटेग्रिटी को लेकर के। मेंस लेवल का क्वेश्चन था और ऐसे आपको सॉल्व करना होता है एग्जाम में। मिल रही होगी अप्रोच, है ना। चलो, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको एक रीजन नहीं बताया गया कि क्यों पीपल अडियर करते हैं, फॉलो करते हैं सख्ती से प्रिंसिपल्स को ईएसजी के। तो एक सेंटेंस था, आपको बताया था लोगों ने क्यों फॉलो किया ईएसजी को, क्यों फॉलो किया भाई, इन्होंने एम्ब्रेस किया ईएसजी को, इसके टेनेट्स को। कभी कभी तो इनका कॉन्शियस जाग जाता था, इनके अंदर की अंतरात्मा, या फिर मदर नेचर के लिए रिस्पेक्ट आ जाती थी इनको, या फिर इनको मदर नेचर के रेपरकशन जो हैं उनसे डर लगने लगता था। इन तीनों वजह से इन्होंने ईएसजी को कुछ लोगों ने अपनाया है। इन तीनों को छोड़ दो और जो बच गया वो आपका आंसर बनेगा, क्योंकि इसने पूछा है जो मेंशन नहीं है, जो मेंशन है नहीं है। तो क्या मेंशन नहीं है भाई? फियर ऑफ रेपरकशंस मेंशनड है, तो रिस्पेक्ट फॉर मदर नेचर बिल्कुल, मॉनेटरी इंसेंटिव्स इसका कहीं मेंशन नहीं था, नहीं था ना। एथिकल कंसीडरेशन यानी आपकी अंतरात्मा, कॉन्शियस, तो एथिकल कंसीडरेशन यानी अंतरात्मा समझते हैं ना आप। एथिकल मतलब नैतिक, कंसीडरेशन मतलब किसी चीज़ को तवज्जो। चलिए, बी आंसर बनेगा इस केस में। थर्ड आ जाओ, इसमें सारी वोकैब आपकी बराबर हो जाएगी। सबको चैलेंज दूंगा, यहीं रोक लो, अपनी गाड़ी के घोड़े को लगाम लगाओ और इन सारी वोकैब को मिला लो। वीडियो को पॉज कर लेना, मैं लंबी नहीं करूंगा, आप खुद से पॉज करके इसको ट्राई दें। मैं अब करवाने लगाऊं उससे पहले खुद का अटेम्प्ट हो जाना चाहिए आपका। भाई, रिकवरेबल वो होगा जो रिकवर ना किया जा सकता हो, या जो रिट्रीव ना किया जा सकता हो, या जो रिपेयर ना किया जा सकता हो। इसको इससे ऐसे जोड़ना है। साफ साफ जोड़ता हूँ, रुको, ठीक है। साफ तो ये भी नहीं है, चलो ये हो गया ना, इससे मिल गया। मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़, और मैनिपुलेशन के लिए करेक्ट वर्ड है मैकेनिशन। समझते ना, मैक्यावली से मैकेनिशन, मैकेनिशन और मैनिपुलेशन यानी छेड़छाड़। शैम्बल्स का मतलब होता है अराजकता, और अराजकता के लिए सही वर्ड है हमारे पास, सही वर्ड है स्टेट ऑफ अटर डिसऑर्डर। शैम्बल्स, केओस, एनार्की, है ना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। जक्सटिपोज का मतलब होता है दो चीज़ों को आजू बाजू रख के कंपेयर करना, तो प्लेस साइड बाय साइड। एलिनेट का मतलब होता है किसी को एलियन बना देना, अपने अच्छे जान पहचान के आदमी को नाराज कर देना, अपने से दूर कर देना। तो टू अराउज हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, अराउज का मतलब है भड़काना। समझ गए ना। दोस्त था आपका, उसको एलिनेट कर दिया यानी उसके साथ कुछ बुरा किया है, लड़ाई की है, तो उससे दुश्मनी के अंदर दुश्मनी की भावना को जगाया होगा। तो अराउज, हॉस्टिलिटी और एलिनेट एक ही बात है। कॉन्शियस, स्पेलिंग क्या है? कन प्लस में साइंस से, कॉन्शियस यानी आपकी अंतरात्मा। अंतरात्मा को आप बोलेंगे मॉरल स्क्रूपलस, आपके नैतिक प्रिंसिपल्स। इंडिस्पेंसिबल हर वो चीज़ है जिसके बिना आपका काम ना चले, जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। रेवरेंस का मतलब होता है किसी के लिए ह्यूमिलिटी या अटर जो है रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा किसी के लिए, क्या बोलते हैं उसको, है ना, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इज्जत, इज्जत किसी के लिए, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर समबडी। तो इस तरीके से आपको दोनों कॉलम्स मैच कर लेने हैं। चलो, चौथा क्या है जी? एक ब्रोकन रिलेशनशिप जो पोटेंशियली इम्पॉसिबल है रिपेयर करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? देखिए, अगर समझदार होंगे आप तो सही आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो आप भटक जाएंगे और आप लिखेंगे इररिपेरेबल, है ना। उसको तो फिर इररिकवरेबल भी बोलते हैं, और फिर उसको इररिट्रीवेबल भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने की चीज़ ये है मेरे भाई, ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए सही वर्ड है हमारे पास रेकनसाइल। बताया था मैंने आपको, मेल बिठाना, चाहे दो दोस्तों का, चाहे दो दुश्मनों का, चाहे हिसाब का, मेल बिठाना। और मेल बिठाने वाली चीज़ जो ना बिठाई जा सके वो होती है रेकनसाइलेबल। बन गया आंसर, ठीक है। पांचवा छठवां क्लोज टेस्ट है, आराम से इसको दो, अटेम्प्ट दो इसको। टेनेंट और टेनेट, इन दोनों वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना है। द लैंडलॉर्ड मेड इट क्लियर दैट रिस्पेक्टिंग क्वाइट आवर्स वॉज अ फंडामेंटल टेनेंट या टेनेट। लैंडलॉर्ड ने, मकान मालिक ने इस चीज़ को साफ कर दिया कि रिस्पेक्ट करना शांति वाले घंटों को। शांति वाले घंटे क्या होते हैं? जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसमें दोपहर से 1 से 5 शांति रहेगी। इसमें ना आप म्यूज़िक बजा सकते हैं, ना आप
मिस्त्री को बुला करके ठोका फुकी कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। 1 से 5 बजे तक आपके बच्चे भी नहीं खेलेंगे। तो कह रहा है जो क्वाइट आवर्स है ना, इसको लैंडलॉर्ड ने बड़ा क्लियर कर दिया कि इनको रिस्पेक्ट करना जो है वो एक बुनियादी टेनेंट या टेनेट है। बात हो रही है प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल के लिए यूज होता है वर्ड टेनेट। और कह रहा है ऑफ द लीज एग्रीमेंट, आपके किराया एग्रीमेंट का ये बुनियादी जो है टेनेंट है। एंड एनी टेनेंट या टेनेंट हु वॉलेटेड दिस रूल वुड फेस एविक्शन, कोई भी टेनेंट या किराएदार जो उल्लंघन करेगा इस रूल का, वो फेस करेगा, सामना करेगा घर खाली करवाए जाने का। एविक्शन का मतलब होता है खाली करवाना जबरदस्ती। तो किराएदार तो मतलब टेनेंट ही हो गया ना, ठीक है ना। 5वें में टेनेंट, 6वें में टेनेंट है ना, किराएदार। 7वें 8वें में 2 एरर्स हैं। चलो एरर्स करवा दें, देख लो पहले 7वें को, देखो कहाँ एरर दिख रही है आपको। देखिए अडियर टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद। तो अबाइडेंस के बाद में टू ना लिखें, यहां लिखें अबाइडेंस, अबाइडेंस बाय, पहली एरर। दूसरा, यहां पे मैंने फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाई हुई है। कंडीशनल मैंने आज आपको करवाया नहीं, लेकिन बहुत बार करवा चुके हैं, तो आज आपको बोनस क्वेश्चन ऐसा समझ लो ना। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? इफ प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ ही कम्स वी विल गो, अगर वो आता है तो हम जाएंगे। तो इफ को हटा के आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशनल में, लेकिन शुड जैसे ही लगेगा वर्ब जो है बेस फॉर्म में बदल जाएगी। मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म को लेती है एज मेन वर्ब। तो यहाँ पे शोज की जगह पे शो लगाना जरूरी था, क्योंकि आपने शुड का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना। तो 2 एरर्स हैं। पहली एरर शोज का शो बनेगा, दूसरी अबाइड के बाद में बाय लगेगा या अबाइडेंस के बाद में बाय लगेगा। अगर पकड़ में ना आई हो तो दिल नहीं घबराना चाहिए आपका, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। 8वां देख लो, 2 एरर्स इसमें भी हैं। देखिए एथोस जो है ना, एथोस ये एक सिंगुलर नाउन है, और इन कंजंक्शन विद जो है, इसके बाद में जो नाउन आता है वो हमेशा इसका ऑब्जेक्ट होता है, इस जो है प्रेपोजिशन का, विद का, अलोंग विद का, एज वेल एज, इन कंजंक्शन विद, बिसाइड्स, है ना। तो ये कमिटमेंट जो है ना, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट बच गया एथोस। और एथोस वो नाउन है जो सिंगुलर वर्ब लेता है। शैम्बल्स, एथोस, मीन्स, डायबिटीज, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, याद है ना वो सारे वर्ड्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। तो ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। तो इज रिफ्लेक्टेड जो है, गलती हो गई यार, यहाँ मेरे को एक्चुअल में आर लिख करके लाना था, या मैंने अभी इज किया इसका, देख लेना। यहाँ पे आर लिखा हुआ रहता और मुझे इस आर को इज में कन्वर्ट करना था, यही आपकी एरर है। तो ऐसा समझ लो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो दूसरी एरर मिलेगी आपको कंपनी के पॉजेसिव में। देखिए इट जो है ना, इट ये यूज किया जाता है न्यूट्रल जेंडर के लिए। न्यूट्रल जेंडर मतलब जो नॉन ह्यूमन है, कुर्सी है, घोड़ा है, हाथी है, मेज है, जो चीज़ इंसान नहीं है, न्यूट्रल जेंडर, ना आदमी है ना औरत है, न्यूट्रल जेंडर। तो इट जो है ना, इट, इसका पॉजेसिव होता है इट्स। समझ में आई बात? जैसे राम है, राम, राम का पॉजेसिव होता है राम्स, राम का। तो ये जो आप का के लिए अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इट के केस में नहीं लगती। तो ये जो आपने इट्स लिखा है अपोस्ट्रोफी वाला, ये गलत है। कंपनी का पॉजेसिव बनेगा इट्स। ये कॉन्सेप्ट आज आया नहीं है, लेकिन कॉमन है ना, इसलिए करवा रहा हूँ आपको मैं। सबको आप ऑलरेडी आता होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इट अपोस्ट्रोफी एस ना लगाएं, अपोस्ट्रोफी को निकाल दें, क्योंकि इसके साथ में अगर जब आप इट को लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज़ या इट वॉज। तो वहाँ पे वो वाली बात नहीं हो रही, ठीक है। सेकेंड एरर, पैसेज की टोन आपसे पूछी है। देखो जी, टोन जो है ना इस आर्टिकल में, बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बताया गया कि उसको लोग गलत ले रहे हैं। अच्छी चीज़ है, मदर नेचर का सम्मान करना चाहिए, समाज के रीत रिवाज को बना के चलना चाहिए, लेकिन लोग जो हैं पैसे के प्यार में अंधे होकर के इस चीज़ को भी पैसे से ही तोलते हैं कि ईएसजी लगाऊं या ना लगाऊं अपने फैक्ट्री में, अपने व्यापार में। तो ये जो टोन है ना, ओवरऑल ये टोन आपको मिलेगी नेगेटिव टाइप की। अच्छी चीज़ को गलत तरीके से देख रहे हैं लोग, तो गलत टोन में जो है आर्टिकल लिखा गया है ना, नेगेटिव टोन में। ऑप्टिमिज्म की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई आशावाद की बात नहीं की गई। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। इन्फॉर्मेटिव भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन या न्यूट्रल की बात भी नहीं हो रही यहाँ। इनडिफरेंट भी नहीं है। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कुछ फर्क ना पड़े, जिसमें अपैथी हो। आप बोल दो ना मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, हो या ना हो, कोई माने या ना माने, तो वो टोन भी नहीं है। टोन एक्चुअल में यहाँ लगेगी आपको क्रिटिकल एंड स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल है, और क्रिटिकल का मतलब है आलोचक है, लोगों के
एटीट्यूड को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, क्रिटिकल और स्केप्टिकल टोन है। ऐसे आपको पैसेज की टोन निकालनी चाहिए। अपने आप से पूछा करो ना, भाई पैसेज किस टोन में लिखा गया है, खुशहाल टोन में है, पॉजिटिव टोन में है, नेगेटिव टोन में है। ये बाकी तीन तो नेगेटिव या पॉजिटिव या बहुत ही न्यूट्रल, ये नेगेटिव थी, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए 10वां सेंटेंस जो है ये आपको मैं देता हूं एज ए क्वेश्चन। आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले ये बता देना इन द कमेंट सेक्शन। क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। प्यार दोगे, कमेंट्स और लाइक्स दोगे, इस क्लास को बार बार लाएंगे, वीक में 2 बार लाएंगे। ज़रूरी नहीं है सब पेड करना है, अपने को फ्री भी रख सकते हैं 99% कंटेंट, अगर आपको कंटेंट की वैल्यू है तो। ठीक है, लास्ट जो है क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंट मैंने डाल दी है, सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करना है और रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट भी इसमें आएगा। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन कैंपेन्स रन ना करे तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में अंधे हो चुके लोग उस चीज़ को कभी ना समझ पाएं जो ESG फ्रेमवर्क टारगेट करता है। जिस बच्चे ने ये सेंटेंस सही तरीके से बना लिया, ठीक है, तो उसको 10 तोपों की सलामी वहीं कमेंट सेक्शन में। अच्छे लेवल का सेंटेंस है, मुझे पता है बनाने में स्ट्रगल करेंगे, बना के डालो। मेरा आंसर मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, पहले अपना डाल देना, फिर मेरा वाला पढ़ लेना। मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ही बताना नेक्स्ट क्लास किस डेट को चाहिए, किस वार को चाहिए। 2 वार अपने फिक्स करते हैं वीक में, उन्हीं 2 डेज को इस क्लास को बार बार